हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग यूपीएससीज लैंग्वेज, यूपीएससीज माइंडसेट। अगर हमें यूपीएससी की लैंग्वेज समझ में आ गई, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द ट्रैप्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न स्टेटमेंट विच आर डन बाय यूपीएससी। सो हमारे लिए इन्हें आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ही हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसी के साथ हम इन्हें पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम 2025 के इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी के साथ जो भी यहाँ पर टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा और जो कंसेप्ट यहाँ पर आएँगे, उन्हें हम रिवाइज़ करते हुए भी चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, दैट इज विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड, स्टॉक, हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि इन चारों में से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कौन से हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये कीवर्ड है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अगर आपको ये पता है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है ये नहीं पता होगा, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लॉजिक। अब ये लॉजिक को यूज किस तरह से करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको सर्टन नॉलेज फाइनेंशियल मार्केट का तो होगा ही। तो आपको पता होगा कि बॉन्ड, स्टॉक, ये सारे फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। सो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता, दैट बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, सो यहाँ पर हमें कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब अल्टरनेटिव मीन्स जो हम रेगुलरली यूज नहीं कर रहे होंगे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो रेगुलरली आप देखिए, स्टॉक, बॉन्ड, इन वर्ड्स को आप काफ़ी रेगुलर यूज़ करते होंगे। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे, तो आप बॉन्ड का, स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा इन वर्ड्स का यूज़ करते होंगे। सो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होंगे, इसका चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सो ये तो हमारे आंसर में बिल्कुल नहीं होंगे, ये हमें श्योरिटी आ गई। सो ये भी हमारे ऑप्शन गए और ये भी हमारा ऑप्शन गया, सी और डी हमारा ऑप्शन चला गया। और अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे, तो ऐसे 4 ऑप्शन जहाँ पर भी दिए रहे, तो उनमें से 2 का सही होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर 2 ऑप्शन तो सही होते ही है। सो यहाँ पर हम जाएँगे विद द ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए हेज फंड के बारे में भी हमने काफ़ी कम सुना है। मतलब हेज फंड को हम काफ़ी रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं हमारे बात करने में भी, और वेंचर कैपिटल के बारे में भी हम काफ़ी कम सुनते हैं और इन्हें भी हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते। सो इनका चांस सबसे ज़्यादा है दैट दीज आर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अब ये तो हमारा लॉजिक हो गया। अब हम कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। अब सबसे पहले हमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। सो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आर द फंड which are privately pooled instrument and collect fund from sophisticated investor to invest in नॉन ट्रेडिशनल हाइयर ग्रोथ असेट। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये नॉन ट्रेडिशनल हाइयर ग्रोथ असेट में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक हेज फंड, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट। अब इन्हें रेगुलेट कौन करता है? इन्हें रेगुलेट सेबी करता है। और यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, इट शुड बी अराउंड 1 करोड़। और यहाँ पर देखिए, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में आपको अर्ली स्टार्टअप, सोशल वेंचर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। और जो सेकंड कैटेगरी होती है, ये जो भी फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, जो भी फंड्स नहीं होंगे, वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे। सो इट इज इन्वेस्टेड इन द अनलिस्टेड इक्विटी, डेब्ट और सच एज प्राइवेट इक्विटी फंड, और विच डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 1 एंड कैटेगरी 3। मतलब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नहीं होंगे, उन्हें हम कैटेगरी 2 में यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और कैटेगरी 3 किसकी बात करती है? कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग एंड हेजिंग, लाइक हेजिंग एंड लेवरेज। अब यहाँ पर हेजिंग ऑफ फंड, ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा किया जाता है इन कैटेगरी 3। यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। ओके, सो ये था रिगार्डिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब यहाँ पर हम बॉन्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे बॉन्ड्स आर द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। ओके, द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, कि आप लोन किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये लोन क्या हो गया? इट इज द डेप्थ इंस्ट्रूमेंट।
सो बॉन्ड्स आर द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर देखिए आपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं इनके बारे में सुना होगा। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने इसे परचेस किया है तो आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, ऐसा आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर बॉन्ड को ट्रेड किया जाता है इन बॉन्ड एंड डेप्ट मार्केट, और इसे ओवर द काउंटर ट्रेड किया जाता है। अब ओवर द काउंटर मतलब क्या, कि यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज बाय पासिंग द सेंट्रलाइज एक्सचेंज। जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसे यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग टू बॉन्ड। सो नेक्स्ट देखते हैं हम स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी के ओनरशिप को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने यहाँ पर 100 स्टॉक्स को इशू किया और आपने यहाँ पर उसके 10 स्टॉक्स को बाय किया, तो आप 10% मेंबर हो, कि आप 10% ओनर हो किसी कंपनी के जिसके ये स्टॉक्स होंगे। अब यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट मिलता है ऑन बॉन्ड, तो यहाँ पर स्टॉक्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। और ये देखिए, ये जो बॉन्ड होते हैं ये डेप्ट मार्केट और बॉन्ड मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, लेकिन ये जो स्टॉक होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज यू आर द ओनर, और यहाँ पर रिस्क काफ़ी मिनिमम होता है बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग लोन्स। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग बॉन्ड एंड स्टॉक। अब चलिए हम हेज फंड के बारे में देख लेते हैं। तो हेज फंड क्या होते हैं? दीज आर द प्राइवेटली पुल इंस्ट्रूमेंट व्हीकल फॉर वेल्दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which uses high risk flexible strategy to generate positive return and use diverse asset like real estate derivatives and using technique like leverage and short selling। जैसे अदानी ग्रुप में आपको पता है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सो शॉर्ट सेलिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास स्टॉक नहीं होते हैं, ओके, हमारे पास अगर किसी अगर अदानी अदानी कंपनी के स्टॉक्स नहीं है हमारे पास, तभी भी हम क्या करेंगे, इसे बोरो करेंगे और शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे और इन्हें बाय बैक करेंगे एट लोअर प्राइस और वापस सेल कर देंगे एट हायर प्राइस। सो इस तरह से देखिए, ये जो वापस मार्केट को गिरा दिया जाता है, स्टॉक्स को गिरा दिया जाता है, सो इससे क्या होता है, उन स्टॉक्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब ये वैल्यू कम हो गई तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको वो इन स्टॉक्स को कम वैल्यू पर खरीद लेते हैं, और जैसे ही ये बड़े इन्वेस्टर इन स्टॉक्स को खरीदते हैं तो लोगों को दिखता है कि हाँ, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, ये शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, इनमें हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब ये स्टॉक के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं ना, तो ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये यहाँ से एग्जिट कर देते हैं व्हेन दे रीच अप टू देयर लिमिट। ओके, जो लिमिट उन्होंने सेट की होती है कि इतने तक हमें इन स्टॉक्स को लेके जाना है, हमारा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाते हैं। सो हेज फंड आर मेनली फॉर शॉर्ट सेलिंग एंड लेवरेज पर्पस। अब इसके अलावा वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल में देखिए हम इन्वेस्ट करते हैं इन स्टार्टअप एंड अर्ली स्टेज कंपनीज। अब चलिए हम इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो हमारे रेगुलर पब्लिक के लिए होते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दीज आर मेनली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट लगती है इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, लेकिन आप जब आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो आप इधर 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल असेट होते हैं और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में ट्रेडिशनल असेट होते हैं। यहाँ पर देखिए लाइटर रेगुलेशन होता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होता है और स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाती है लाइक लेवरेज एंड शॉर्ट सेलिंग। सो इसलिए यहाँ पर रेगुलेशन काफ़ी कम हो जाता है इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक्सट्रीम रेगुलेशन होता है बिकॉज यहाँ पर रेगुलर पब्लिक आती है। ओके, यहाँ पर जो हमारे सिंपल या फिर जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहते हैं कि यहाँ पर कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं हो सके। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहते हैं इन म्यूचुअल फंड। लेकिन जब आप बात करोगे लिक्विडिटी की, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पर रियल एस्टेट जैसे हार्ड असेट होते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन बिजनेस डे में ही क्लोज हो जाते हैं। ओके, बाइंग और सेलिंग इनके बिजनेस डे में ही हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दिस वाज बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड म्यूचुअल फंड। आई होप आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं और किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है थ्रू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, और ये जो लॉजिक भी बताया था मैंने, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये पैटर्न भी रिपीट होगा। अब इन्हें सॉल्व किस तरह से करना है? देखिए ये जो 3 स्टेटमेंट है इनमें से सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
अगर ये तीनों स्टेटमेंट सही लग रही होगी तो आपको इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सो चलिए हम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर आर एट रिलेटिवली लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर। मतलब जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनकी रिस्क काफ़ी कम होती है और स्टॉक होल्डर के रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इससे हमें एक कंसेप्ट ध्यान में आ रहा है कि बॉन्ड होल्डर मस्ट बी द लेंडर्स, मस्ट बी द डेप्टर्स, ओके, मतलब जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, और स्टॉक होल्डर ये ओनर होंगे। इसलिए यहाँ पर स्टॉक होल्डर के ऊपर ज़्यादा रिस्क है और बॉन्ड होल्डर के ऊपर कम रिस्क है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर्स, यहाँ पर हम लेंडर्स की बात कर रहे थे। सो ये हमें समझ में आ रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर आर इट्स ओनर। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर द स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। मतलब प्रायोरिटी जो होती है वो बॉन्ड होल्डर की होती है ओवर द स्टॉक होल्डर। अब देखिए बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं? दीज आर द लेंडर्स। अगर हमने किसी से लोन लिया है तो हम सबसे पहले उस लोन को रीपे करने की सोचेंगे। सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बताया जा रहा है इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम लोन्स को ही रीपेमेंट करते हैं। इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और बोथ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर प्रोवाइडिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर भी देखिए यही चीज बताई गई है कि बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। इसके साथ इन्फ्लेशन में बोरोअर और लेंडर के ऊपर क्या सिचुएशन आएगी, चलिए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये जो बोरोअर होते हैं उनके लिए विन वाली सिचुएशन होती है व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1,000 रुपये का लोन लिया तो इसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो जब आप 10 साल के बाद यहाँ पर 1,100 रुपये रिटर्न करोगे तो ये 1,100 रुपये की वैल्यू क्या वही रहेगी? नहीं। वाई? बिकॉज 10 साल पहले जो चीजें हम 1,000 रुपये में बाय कर पा रहे थे वही चीजें हम 1,100 रुपये में भी 10 साल बाद बाय नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन के कारण प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज विल इंक्रीज। सो जो कमोडिटीज हम यहाँ पर बाय कर पा रहे थे 10 साल पहले वो हम यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर्स बाय नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेप्टर होता है, जो बोरोअर होता है, उसके लिए ये विन वाली सिचुएशन होती है। क्योंकि अगर समझ लीजिए किसी ने इस 1,000 रुपये में यहाँ पर पावर प्लांट लगा दिया 10 साल पहले, ओके, ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यही चीजें बताई गई है। सो बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर, दे आर दीज आर द लेंडर्स एंड शेयर होल्डर आर द ओनर्स। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बोरोअर एंड लेंडर। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये, सॉरी 10 ईयर्स पहले यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपये का लोन लिया एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। लेकिन आप जब इसे 10 साल बाद रिटर्न करोगे 1,000 रुपीज़ को तो ये 1,100 रुपीज़ हो जाएंगे। तो क्या इस 1,000 रुपये की वैल्यू और इस 1,100 रुपये की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं। वाई? बिकॉज देखिए 10 साल पहले जो चीज़ें मैं इस 1,000 रुपये में खरीद पा रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई प्लांट या फिर कोई फैक्ट्री सेटअप कर पा रहा था 10 साल पहले इन 1,000 रुपीज़, तो ये सेम सिचुएशन में सेम अमाउंट में मैं यहाँ पर 10 साल बाद सेम कमोडिटीज बाय नहीं कर पाऊंगा। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अब प्राइजेस बढ़ने के कारण देखिए जो वैल्यू होती है रुपए की वो वैल्यू घट जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर देखिए जब ये इस बोरोअर ने बोरो किए थे 1,000 रुपीज तो उसके लिए फायदा हो गया था, उसके लिए प्रॉफिट हो गया था, उसके लिए विन सिचुएशन हो गई थी। लेकिन इधर इंटरेस्ट अर्न करने के बाद भी ये 1,100 रुपये की वैल्यू काफी कम हो चुकी है आफ्टर 10 ईयर्स। सो इन्फ्लेशन के कारण जो लेंडर होता है उसके लिए यहाँ पर लॉसेस होते हैं। सो इस तरह से इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है टू डेप्टर एंड क्रेडिटर। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट 8 क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
India accounts for very large portion of all equity option contract traded globally, thus exhibiting a great boom. Okay, so नहीं पता है हमें फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ. नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. अब चलिए इसके बारे में भी हमें नहीं पता है, ऐसा हम मानते हैं. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी. अब देखिए ये काफी एक्सट्रीम हो गया है कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर about the risk of option trading or to act unregistered financial advisor in this regard. अब यहाँ पर आप बताइए मुझे, हम सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो लेते हैं वो इन स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए तो होते हैं ना, तो यहाँ पर कोई नो रेगुलेटरी बॉडी नहीं, मतलब कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं रहेगी, ऐसा कैसे चलेगा. तो सेबी क्या काम कर रही है, सो सेबी ये बॉडी है ना इन स्मॉल इन्वेस्टर को बचाने के लिए. सो यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दैट देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी. सो यहाँ पर जब हम इस थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे तो हम हमारे आंसर तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे. ओके, सो सेबी जैसी बॉडी है यहाँ पर जो इन स्मॉल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है. सो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ इनकम टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब देखिए आरबीआई ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है और इससे आपको बार बार हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही. सो आरबीआई को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए. अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनकम सोर्सेस ऑफ आरबीआई. सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, ये तो हमें पता है कि यहाँ से आरबीआई पैसे कमाती है. अब देखिए यहाँ पर 4-5 ऑप्शन है, अब इनमें से हमें ऐसे ऑप्शन को पिक करना है जो कि आरबीआई काम नहीं करती होंगी. ओके, मतलब आरबीआई जिस चीज़ में काम नहीं करता होगा. तो यहाँ पर हमें पता है दैट ओपन मार्केट ऑपरेशन तो आरबीआई करती है. सो ये वाला ऑप्शन हमारा चला गया. अब इसके अलावा जो लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज है, हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ओके, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहते हैं आरबीआई को. तो ये किस केस में कहते हैं हम, व्हेन आरबीआई इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एनी बैंक. सो बैंक्स को यहाँ पर आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है, आरबीआई यहाँ पर रेपो रेट के अंदर बैंक्स को लेंड करती है व्हेन द बैंक इज फेसिंग इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी. सो इस केस में आरबीआई बैंक्स को बचाने के लिए यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को करते हैं क्या, नहीं. सो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. सो ये वाला और ये वाला जो स्टेटमेंट बताई गई है ये गलत हो जाएगी. जैसे हम यहाँ पर फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे, सो हम यहाँ पर 2 ऑप्शन के साथ बच रहे हैं. सो यहाँ पर हमें तो ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड तो सही है, लेकिन जो फिफ्थ ऑप्शन है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा. अब देखिए बैंकिंग और फाइनेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको सीनोरेज वाली टर्म बताई थी. सो सीनोरेज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉस्ट ऑफ द करेंसी. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता होगा सीनोरेज इस वर्ड का मीनिंग, तो आप यहाँ पर किस तरह से सोच सकते हो, जैसे प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ करेंसी नोट्स. सो देखिए आरबीआई ने 500 रुपए की, आरबीआई ने यहाँ पर 500 रुपए की नोट को प्रिंट किया. ओके, इसमें इसको 20 रुपए खर्चा आ गया और डिस्ट्रीब्यूट करने में इसको 30 रुपए खर्चा आ गया. सो यहाँ पर टोटल 50 रुपए खर्चा आ गया आरबीआई को फॉर प्रिंटिंग अ करेंसी ऑफ हैविंग वैल्यू ऑफ 500 रुपीज. सो 500 में से जब हम इस 50 रुपीज को माइनस करेंगे तो बचे हुआ कॉस्ट कितना आ जाएगा, 450. ओके, 450. तो ये 450 रुपीज कहाँ पर जाएंगे, ये 450 रुपीज जाएंगे आरबीआई के पास. तो ये जो 450 रुपीज है इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन इनकम टू आरबीआई. भले ही आरबीआई इस मनी को बाद में हमारे इकोनॉमी में पंप कर देगी, लेकिन ये जो 450 रुपीज जा रहे हैं इट इज गोइंग टू आरबीआई एज एन इनकम. सो इस तरह से देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. सो इस तरह से देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू आरटीजीएस एंड एनईएफटी. सो आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अब यहाँ पर नाम में ही हमें पता चल रहा है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट यहाँ पर हो जाएगी. सो इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, while in case of NEFT it takes some time to settle the payment.
अब यहाँ पर नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजैक्शन व्हाइल इट इज नॉट द केस इन एनईएफटी। सो देखिए, इनवर्ट चार्जेस मतलब रिसीव करने पर यहाँ पर चार्जेस लगते हैं इन आरटीजीएस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कभी भी आप देखिए, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेंड मनी, ओके, आप सेंडर हो और कोई पर्सन रिसीवर है, तो जब आप कोई भी पेमेंट सेटलमेंट से फॉर एग्जांपल जो प्लेटफॉर्म फी चार्ज करती है, तो सेंडर को यहाँ पर चार्जेस लगते हैं, नॉट टू द रिसीवर। सो यहाँ पर ये इनवर्ड ट्रांजैक्शन के बारे में बात की जा रही है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। सो रिसीवर के ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन। ओके, थर्ड देखते हैं हम। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर restricted on certain days while it is not true for NEFT। देखिए, अर्लियर ये स्टेटमेंट दोनों के लिए करेक्ट थी, लेकिन 2019 के बाद ये 24/7 वर्क करते हैं, आरटीजीएस और एनईएफटी वर्क फॉर 24/7। सो दिस स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। आप इससे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि आरटीजीएस इज टेलिंग फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, सो ये रियल टाइम में सेटल कर देगा, तो ये ऑपरेटिंग पावर्स का यहाँ पर कोई झंझट होगा ही नहीं। सो इससे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो इस तरह से देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब यहाँ पर यूएई दिया गया है, फ्रांस दिया गया है, जर्मनी दिया गया है, सिंगापुर दिया गया है और बांग्लादेश दिया गया है। अब इनमें से ऐसे कौन से कंट्रीज है जहाँ पर यूपीआई एक्सेप्ट किया जाता है? ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ओनली 3। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 अगर ऑप्शन दिए गए रहे, ओके, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए रहे, तो उनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब आप 5 स्टेटमेंट या फिर 5 ऑप्शन देखोगे, तो इनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 ऑप्शन करेक्ट होते ही है। अब चलिए यहाँ पर कौन से कंट्रीज यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये तो मैंने तुक्का कैसे मारना ये बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पर कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यूपीआई हमें पता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम होता है, जिससे हम इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड इट इज डेवलप बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कंट्रीज कौन से हैं? लाइक भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, ओके, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई। ओके, सो ये सारे कंट्रीज है जो यहाँ पर यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं। सो इसके कारण हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 3। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगर आपको आता था देन यू कैन सॉल्व, और अगर नहीं आता होता तो ऐसे क्वेश्चन को हाथ मत लगाइए, छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, जैसे हमने यूपीआई वाला क्वेश्चन देखा, तो उस क्वेश्चन को भी अगर आपको आता होगा तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इस केस में भी इसे अगर आपको आता होगा तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आपको ट्रिक्स लगाने हैं, तुक्का लगाना है, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत कीजिए। ओके, सो हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है एंड इट डील्स विद द इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक्स की बात जब की जा रही है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। सो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट हमारी पेयर है वो तो गलत होगी। इसके अलावा सेकेंड पेयर की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एनफोर्सेस द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट ऑफ 1962। हमारे जो आईआरएस होते हैं, आईआरएस में एक आईआरएस कस्टम भी होते हैं ना, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, और वो वर्क कहाँ पर करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, सो एक स्टेटमेंट हमारी गलत है और एक स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इससे हमें ये 2 ऑप्शन काटने को मिल रहे हैं, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने को मिल रहे हैं। अब इसके आगे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट कैरी आउट बिग डाटा एनालिटिक्स, assist the officer for better policy and nabbing the tax evaders, and it works under Department of Revenue and Ministry of Finance.
अब यहाँ पर एक चीज़ आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करोगे कि अगर कोई स्टेटमेंट या फिर अगर कोई क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट दिए होंगे और वहाँ पर एक ही मिनिस्ट्री 2 से 3 बार रिपीट हो रही होगी, तो उसमें से मिनिस्ट्री वाली जो स्टेटमेंट है वो एक ही करेक्ट होगी और एक इनकरेक्ट होगी। सो यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा हमें समझ में आता है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की फैक्टर हो जाता है। यहाँ पर वैसे हम 50-50 पर आ ही चुके हैं। अब इसके आगे आपका लक है कि आप 1 पर टिक करोगे या फिर 2 पर। सो वैसे इसका आंसर तो है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर इट डज़न्ट वर्क अंडर सॉरी, ये जो फंक्शन दिए गए हैं, ये फंक्शन गलत बताए गए हैं। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली, बट लेकिन ये जो फंक्शन बताए गए हैं, ये गलत बताए गए हैं। सो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में कोई लॉजिक लग रहा होगा, तभी भी आप इसे सँभाल के सॉल्व कीजिएगा, ओके? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके? सो इस जैसे क्वेश्चन को आप सँभाल के सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम रिगार्डिंग। अब देखिए जो आरबीआई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है। अभी के अभी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आरबीआई से। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज। अब यहाँ पर स्टेटमेंट यूज की गई है ऑल द लिस्टेड कंपनीज के बारे में। अब यहाँ पर ये काफ़ी एक्सट्रीम हो जाती है। अब ये एक्सट्रीम क्यों हो जाती है, इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो आरबीआई होती है वो डायरेक्टली कंपनीज के साथ ट्रेड या यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन करती नहीं है। सो यहाँ पर कंपनीज की बात की गई है और ऑल कंपनीज की बात की गई है। ठीक है, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाले कंपनीज के बारे में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले कंपनीज के बारे में ये बात सोच सकते हैं कि आरबीआई उन्हें कहेगी कि जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है इसे आप सबमिट कीजिए। लेकिन सारी कंपनीज को कहेंगे ये थोड़ा गलत हो जाता है, तो हम इसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहेंगे। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग द BRSR reports make disclosure in the report that they are largely non-financial in nature। मतलब यहाँ पर भी देखिए, जब वो रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रही है तो वो बता रही है दे आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। क्योंकि देखिए अगर वो फाइनेंशियल होंगे तो उनके ऊपर आरबीआई के नॉर्म्स लगेंगे, आरबीआई के नॉर्म्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये कंपनीज ये बता रही है कि दे आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट लग रही है। सो इट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, ओके? सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो इट इज अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 क्या बता रहा है कि इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। अब यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है जैसे कि ये अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इनके ऊपर टैक्स है, ओके? सो ये टैक्स से रिलेटेड आपको लास्ट ईयर या फिर लास्ट से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सर्टन स्टेटमेंट वाज देयर कि देयर इज नो टैक्स ऑन प्रॉफिट और एनीथिंग वाज देयर, ओके? सो इस तरह से टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था और ऐसे ही पूछा गया था कि टैक्स इज एग्जेम्प्टेड। सो ये तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है लाइक बी हाइविंग, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, सो इनके ऊपर टैक्स लगता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ओके? सो इसमें इसको अगर हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये स्टेटमेंट का प्रॉफिट ये होता है, इन स्टेटमेंट का फायदा ये होता है कि इनमें हमें डायरेक्टली जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ही ढूंढना पड़ता है। और इन क्वेश्चन को जब आप अप्रोच करोगे ना तो सबसे पहले यही ट्राई करना कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसे आप फाइंड आउट कीजिए, और ये फाइंड आउट करने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और अगर ये आप नहीं फाइंड आउट कर पाए तो इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिएगा, ओके? सो सबसे पहले तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जेन्युइन लग रहे हैं, ओके, जनरल स्टेटमेंट लग रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में रिलेशन एस्टेब्लिश करके देखिएगा। अगर रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया तो यहाँ पर एक्सप्लेन द स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 हो जाएगा करेक्ट। और अगर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाया तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके? सो इस केस में हमें पता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी टैक्स के केस में आप देखिए काफी कम चीजें हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता।
बाकी सभी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओके, सो आप इसे इस तरह से ध्यान में रख सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन 10। So consider the following statement. Capital receipt create liability or causes reduction in the asset of government. Okay. So देखिए जो कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपिटल अकाउंट डील्स विथ असेट और जो रेवेन्यू अकाउंट होता है वो डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे टू डे इनकम और एक्सपेंस के साथ डील करता है। सो कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज़ें आएंगी वो असेट और लायबिलिटी के साथ रिलेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द असेट। सो ये कैपिटल रिसिप्ट में ही आएंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट बढ़ते हैं, जैसे हम कोई समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, सो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पर देखिए पैसा हमारे पास आ रहा है और एक्सपेंडिचर में पैसा हमारे पास से जाता है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा बिकॉज इट इज डीलिंग विद असेट एंड लायबिलिटी। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो देखिए डिसइन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे असेट को बेच देते हैं। अब ये असेट को जब हम बेच देते हैं तो यहाँ पर से भी क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तो इससे रिडक्शन ऑफ असेट हो जाएगा और इससे देखिए हमारे पास पैसा आएगा तो ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जाएगा। ओके, और जैसे बोरोइंग, अब बोरोइंग क्या होती है, हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है। जैसे बैंक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, बैंक्स के असेट क्या होते हैं, बैंक्स के असेट लोन्स होते हैं, लेकिन जो डिपॉजिट हम करते हैं दिस डिपॉजिट आर द लायबिलिटी ऑफ बैंक्स। वैसे ही जब आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदा समझ लीजिए, तो आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो। सो गवर्नमेंट इज लायबल टू रिटर्न योर मनी। सो यहाँ पर जब गवर्नमेंट खुद ही बोरो कर रही है, सो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या होगी, लायबल होगी, तो यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इसके कारण भी देखिए ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होंगे। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने लोन दिया था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो लायबिलिटी होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था कि बैंक्स जब लोन्स देते हैं तो ये लोन्स असेट का काम करते हैं। हाउ? बिकॉज देखिए अगर समझ लीजिए बैंक्स ने यहाँ पर 100 रुपए का लोन दिया और इसके ऊपर 10 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो बैंक्स को यहाँ पर 110 रुपए मिलने वाले, मतलब ये 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाई होने वाली है। सो ये कमाई क्या है, इट इज इंक्रीजिंग द असेट। ओके, सो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी will increase the asset, so it will not create any liability। so ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। so स्टेटमेंट थर्ड विल बी इनकरेक्ट। तो जैसे ही हमने थर्ड स्टेटमेंट को यहाँ पर एलिमिनेट किया तो हम हमारे करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए, ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको इनके बारे में लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ डील कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको डील कर लेते हैं सबसे पहले, बाद में उन क्वेश्चन के ऊपर हम जंप करेंगे। सो यहाँ पर भी देखिए 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से हमें सबसे पहले करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए गए हैं लाइक सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखिए सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, मतलब किसी साइकिल की बात की गई है, तो साइकिल में जैसे हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करते हैं, तो यहाँ पर से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम तो हो ही जाएगा। ओके, इट विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। सो ये तो जनरल स्टेटमेंट लग रही है और ये करेक्ट होगी। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए जब हम यहाँ पर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट कर कर यूज कर रहे हैं। सो इससे रॉ मटेरियल का यूज तो कम हो जाएगा एज द इनपुट। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ये 2 स्टेटमेंट तो हमें पता चल गई कि दीज आर करेक्ट। सो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज। अब देखिए ये भी जनरल स्टेटमेंट है। सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे और जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्टली एक्सप्लेन करेंगे हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द 67th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इट प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज। अब ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इट इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। अब ये वर्ल्ड बैंक, IMF, ओके,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में आप सभी चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सो ये बैंक से रिलेटेड है तो ये लोन्स तो प्रोवाइड करते ही होंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट और ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जो पॉवर्टी होती है उसे रिड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं और वो अकेले नहीं लेते, वो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन को मिलाकर यहाँ पर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो ये सिंगल हैंडेडली की जो बात हो रही है ये तो इसके औकात के बाहर की बात है। ओके, ये इसके मीन्स कैपेसिटी के बाहर की बात है, ये सिंगल हैंडेडली वर्क नहीं कर पाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन सिंगल हैंडेडली वर्क नहीं कर सकती है, उसे डिपेंडेंट या फिर मतलब समझ लीजिए रिसोर्सेज को शेयर करना ही पड़ता है, वो डिपेंडेंट होती ही है एक दूसरे के साथ। सो ये स्टेटमेंट काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जैसे ही हमने सेकेंड को काटा तो हमारा ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं दैट इट वाज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप टू रिबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ओके, मतलब यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसे एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सो इस तरह से देखिए हमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके कैपेसिटी के बाहर की बात है, लेकिन बताया गया है कि सिंगल हैंडेडली ये सभी चीज़ों को पॉवर्टी को रिड्यूस करने में कैपेबल है। ओके, सो ये गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर जंप कर देते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इट टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन रेसिडेंशियल सेक्टर। तो ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट होगी। अब यहाँ पर देखिए जनरली जब आप मिनिस्ट्री और कोई ऑर्गेनाइजेशन देखते हो तो उस केस में आपको थोड़ा सतर्क हो जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर मिनिस्ट्री देखिए कौन सी दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड ही है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही काम करती है। सो ये मिनिस्ट्री तो करेक्ट ही होगी। इम्पार्ट एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रासरूट लेवल। सो देखिए हर बार मिनिस्ट्री गलत नहीं होती है, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है कि देखिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड मिनिस्ट्री है, तो ये तो करेक्ट होगी। हर बार मिनिस्ट्री गलत नहीं होती है। ओके, सो आपको लॉजिक लगाते हुए चलना है। It aims to create more than 3 lakh skilled manpower through fresh skilling and upskilling under the scheme component of capacity building. सो ये देखिए ये भी जनरल स्टेटमेंट है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए हर चीज़ में मिनिस्ट्री गलत नहीं होती है। सोलर से रिलेटेड था और रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री थी, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगी। ओके, सो ये थे रिगार्डिंग द इकोनॉमी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब चलिए यहाँ पर हम ये थोड़े न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000 करोड़। ओके, सो इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 80,000 करोड़ और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 60,000 करोड़। अब गवर्नमेंट की बोरोइंग है 10,000 करोड़ रुपीज और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो है 6,000 करोड़। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पूछा गया है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जितना हमने रिसीव किया माइनस एक्सपेंडिचर, उसका फॉर्मूला होता है डेफिसिट का फॉर्मूला होता है इनकम सॉरी रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पर हमें रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी देखने को मिल रही है 60,000 करोड़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 80,000 करोड़, तो इसका डिफरेंस तो 20,000 करोड़ आ रहा है। सो इट इज करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिजिकल डेफिसिट के बारे में देखते हैं। सो फिजिकल डेफिसिट आखिर होता क्या है, फिजिकल डेफिसिट इज द बोरोइंग विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो पैसा अलॉट हुआ था वो सारा खत्म हो गया, अब उसके बाद गवर्नमेंट ने बोरोइंग की है। सो ये बोरोइंग शो करती है फिजिकल डेफिसिट को। तो ये फिजिकल डेफिसिट क्या है, इट इज द बोरोइंग, इट इज द बोरोइंग। ओके, इट इज द बोरोइंग। सो बोरोइंग कितनी है यहाँ पर 10,000 करोड़, तो ये 10,000 करोड़ सही है। वो फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। सो गवर्नमेंट की बोरोइंग इज 10,000 करोड़ में सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और प्राइमरी डेफिसिट, अब देखिए अगर ये फॉर्मूले आपको पता है देन
या इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वरना इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि इसे सॉल्व करने का कोई ट्रिक नहीं है। फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट क्या होते हैं? दीज आर द बोरोइंग्स व्हिच आर मेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट is the amount is the amount which is left after interest payment. ओके, वो देखिए जब गवर्नमेंट बोरोइंग करते हैं, ओके, जैसे जो फिस्कल डेफिसिट है, ओके, फिस्कल डेफिसिट में से जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करती है, जो चीज़ों का उन्होंने लोन लिया उन लोन का इंटरेस्ट रीपेमेंट करते हैं वो, तो उनके बाद जो पैसा बचता है दैट इज आवर प्राइमरी डेफिसिट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। ओके, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है हमारा? 6,000 करोड़। सो इसका टोटल आ जाएगा 4,000 करोड़। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 65 में क्या बताया गया है? A country's fiscal deficit stand at 50,000 करोड़, its receiving is 10,000 करोड़, और यहाँ पर देखिए जो इंटरेस्ट लायबिलिटी होता है वो है 1500 करोड़, और यहाँ पर हमें प्राइमरी डेफिसिट बताना है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने पढ़ा प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो ये 10,000 यूज़ किए गए हैं, इट इज़ जस्ट फॉर क्रिएटिंग द कन्फ्यूजन, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 50,000 में से 50,000 करोड़ में से यहाँ पर हमें 1500 करोड़ माइनस करने पड़ेंगे, तो बचे कितना? 48 सॉरी 48,500 करोड़ रुपीस। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको डाटा पता होगा देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 45% यहाँ पर टैक्सेस शेयरिंग के बारे में बात की गई है, तो ये गलत है। ओके, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ अराउंड 41%। और इस साल भी देखिए कितना परसेंट बताया गया है, जो नेट प्रोसीड होते हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, वो कितना बताया गया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो भी स्कोर आ रहा होगा आपका वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर आपको फैक्ट पता होंगे तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 41% है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सो आई होप आपको सारे चीज़ें समझ में आ गई होगी। और देखिए आपका स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आपको कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता होगा तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइए, उसे क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।